हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 में जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। फॉर्म भरने के बाद उनको पता है कि पहले आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका मेडिकल और फिजिकल है। तो पहले तो आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा एग्ज़ाम, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद फिजिकल का लिए बुलाया जाएगा या फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर बाद में आपका फाइनल मेरिट के में सिलेक्शन होगा। तो पहले तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम निकाल लेंगे अच्छे से खासे, आपका मार्क्स आ जाएंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आगे आपका फिजिकल है, आप क्वालिफाइड कर लेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो पहले तो आपको सिलेक्शन के लिए जो स्कोर लाना होगा, यानी कि आपको एग्ज़ाम पास करना होगा। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले तो आपका रीजनिंग और मैथ है, उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं जीके जीएस की आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग मैथ तो बेसिकली ज़्यादा कैंडिडेट वैसे तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जीके जीएस में फंस जाते हैं कैंडिडेट। तो जीके जीएस में फंसना नहीं है, आपको 100% सिलेक्शन लेना है इस बार आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में। तो आप क्यों ना एसआई के फॉर्म भरे हो या कांस्टेबल के, तो ये दोनों का काम आने वाला है। इसमें मैंने आपका दोनों ही 10-10 क्वेश्चंस, दोनों का ही डिफ़िकल्ट जो भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है वही लेकर आया हूँ, जो कि इसलिए मिक्सचर है ये वीडियो, ठीक है। तो इसमें आपको एसआई का भी और कांस्टेबल दोनों का ही आपका क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपका 20 क्वेश्चन जो कि जीके प्रश्न, ये टॉप 20 क्वेश्चंस है, आपको ध्यान रख देना है जीके जीएस का, ठीक है। तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखना है दोस्तों। भले ही आप वीडियो को लाइक ना करें या फिर सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ठीक है। बाद में आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे जरूर जुड़ जाना, ठीक है। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि पहले आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखना है, पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाला, ये आपका प्रीवियस ईयर्स में जो भी इसका एग्ज़ाम हुआ है आपका एसआई या कांस्टेबल का, तो उसमें जो बार बार रिपीट हुआ है वही क्वेश्चंस लेके आए हो। इसलिए आपके एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ बिना स्किप किए 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से रट लेना है, ठीक है। क्यों ना आप एसआई का या कांस्टेबल का तैयारी करिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 देख ले अनकस्टम्ड अर्थ है, ऑप्शन नंबर 3 है द नेमसेक, ऑप्शन नंबर 4 है महाश्वेता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महाश्वेता। जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल सही होगा, राइट हो जाएगा। तो साथ साथ मैं यहाँ पे की पॉइंट्स भी बताऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ सही उत्तर महाश्वेता हो जाएगा। की इंपॉर्टेंस की बात करें तो महाश्वेता भारतीय सुधा मूर्ति का कन्नड़ उपन्यास है। महाश्वेता एक प्रेरक कहानी है जो हमारे समाज में सामाजिक कलंक, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी संस्कृति से संबंधित है। सुधा मूर्ति एक इंजीनियर है जो कि आपका कन्नड़, मराठी और अंग्रेजी में लिखित है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो ये सारे के सारे आपको की पॉइंट्स भी याद रखने हैं, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको की पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में सैनिक विभाग का अध्यक्ष होता था। आपके पास 4 ऑप्शन है। मीर बख्श, ऑप्शन नंबर 2 है दीवान, ऑप्शन नंबर 3 है खान सामा, ऑप्शन नंबर 4 है सद्र उस सुदूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मीर बख्शी। जिन्होंने भी आंसर दिया है मीर बख्शी, बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो की पॉइंट्स की ओर चलेंगे, साथ साथ की पॉइंट्स भी देख लेंगे, जो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख अध्यक्ष होता था। की पॉइंट्स की बात है तो मीर बख्शी का पद मुगल साम्राज्य में सैन्य प्रशासक के प्रमुख में था, ठीक है। राजा अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, जिसने आपका मीर बख्शी के पद को परिभाषित किया, ठीक है। तो मीर बख्शी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार होते थे और तदनुसार सैन्य पदोन्नति और नियुक्ति के लिए लोगों की सिफारिश करते थे। तो की पॉइंट्स याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राकृतिक रेडियो आपका धर्मिता, ठीक है, की खोज किसने की थी, आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है मेरी कुरी, ऑप्शन नंबर 2 है अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, ऑप्शन नंबर 3 है हेनरी बैक्यूरिल, ऑप्शन नंबर 4 है एनरिको फार्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हेनरी बैक्यूरिल। जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो की पॉइंट्स क्यों चलेंगे, पहले देख लेंगे आंसर इसका सही हेनरी बैक्यूरिल है। आप जिन्होंने भी आंसर दिया सही है। और फिर की पॉइंट्स की बात करते हैं, रेडियो धार्मिकता की खोज हेनरी बैक्यूरिल ने 1896 में की थी। आपको याद रखना है, रेडियो धार्मिकता का ऐसे ही मदर बैकरेल है,
ठीक है, जो कि BQ है। ठीक है, हेनरी बैक्वेलेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की, जिसने यह साबित किया कि यूरेनियम ऊर्जा के बाहरी स्रोत जैसे सूर्य के बिना विकिरण उत्सर्जित करता है। मैरी क्यूरी, ठीक है, जिन्होंने अपने पति पीरे क्यूरी के साथ मिलकर वास्तव में रेडियोधर्मिता शब्द गढ़ा और बैकरेल द्वारा हाल ही में खोजी की घटना की सोच हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंधित है? आपको बताना 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है राव, ऑप्शन नंबर 2 है छऊ, ऑप्शन नंबर 3 है घूमर, ऑप्शन नंबर 4 है रासलीला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा छऊ। जिन्होंने भी आंसर दिया छऊ, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए की पॉइंट्स की ओर चलते हैं। छऊ नृत्य के बारे में जान लेते हैं। छऊ नृत्य पूर्वी भारत में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। छऊ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। यह एक आदिवासी मार्शल डांस है। आपको याद रखना है, यह ज़्यादातर वसंत उत्सव में चैत्र उत्सव के दौरान होता है, जो 13 दिनों तक चलता है और पूरा समुदाय इसमें भाग लेता है। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि की पॉइंट्स जो बता रहा है ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर 2 है गोल्फ, ऑप्शन नंबर 3 है शतरंज, ऑप्शन नंबर 4 है टेबल टेनिस। तो इसका हमें आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा शतरंज। जिन्होंने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3 शतरंज आंसर सही हो जाएगा। की पॉइंट्स की ओर चलते हैं। की पॉइंट्स है मैग्नस कार्लस का जन्म आपका यहाँ बताना है कि जन्म कब हुआ था? 30 नवंबर 1990 को नॉर्वे में हुआ था। याद रखना। इन्होंने शतरंज में शुरुआती रुचि दिखाई और बहुत कम उम्र में ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया। कार्लसन अपनी सार्वभौमिक, ठीक है, खेल शैली के लिए जाने जाते हैं। कार्लसन आपका स्थितिगत खेल और गतिशील सामरिक स्थिति दोनों में उत्कृष्ट है। लंबी रणनीति लड़ाई में विरोधियों को मात देने के लिए क्षमता और अक्सर उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है? आपको बताना है 4 ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर 1 है देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर 2 है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन नंबर 3 है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर 4 है कर्णप्रयाग। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। इन चारों में से कौन सा राइट हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा देवप्रयाग। जिन्होंने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो की पॉइंट्स की ओर चलेंगे। की पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एग्जाम का पॉइंट से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम का स्थान है। अगला बात करें तो विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम का स्थान है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम का स्थान है। ठीक है, कर्णप्रयाग भी एक पिंडार और अलकनंदा नदी के संगम का स्थान है। नंद प्रयाग भी है, नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम का स्थान है। याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर 2 राघव मुंडा, ऑप्शन नंबर 3 बलवीर मुंडा, ऑप्शन नंबर 4 है राजेश मुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिरसा मुंडा। जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो सही उत्तर बिरसा मुंडा है आपका। तो बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्र सेनानी मुंडा जनजाति के थे। ठीक है, वह झारखंड और बिहार में उठे मुंडा विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें धरती अब्बा या पृथ्वी पिता के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार मुंडा जनजाति की भूमि को हटा रही थी और मिशनरी, ठीक है, मुंडा संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। ठीक है, बिरसा आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य मिशनरियों, साहूकारों, व्यापारियों, हिंदू जमींदारों और सरकार को हटाना और मुंडा राज की स्थापना करना था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको रट लेना है इसको। ठीक है, 8वें क्वेश्चन को, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिना स्किप किए देखना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स मैं आपको बार बार क्वेश्चन के साथ साथ की पॉइंट्स भी दिखा रहा हूँ। तो की पॉइंट्स देखें तो भारत के संविधान में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु कम कर दी। यह आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 भारत के संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है, ने लोकसभा राज्य के विधानसभा के चुनावों की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? आपके पास 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 सिडनी, ऑप्शन नंबर 2 एथेंस, ऑप्शन नंबर 3 लंदन, ऑप्शन नंबर 4 बार्सिलोना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लंदन। जिन्होंने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, राइट हो जाएगा। की पॉइंट्स की बात करें तो अगर देखा जाए तो सही उत्तर लंदन है। की पॉइंट्स के देखें तो 1948 में स्वतंत्र भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। अगला पॉइंट देखें तो भारत में फील्ड हॉकी में अपना पहला पदक जीता। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विक्रम सेठ अपनी कविता डैश के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है लोन फॉक्स डांसिंग, ऑप्शन नंबर 2 है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर 3 है फादर रिटर्निंग होम, ऑप्शन नंबर 4 है इंटरप्राइजेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है। की पॉइंट्स की बात करें तो द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल 1994 में भारतीय कवि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई एक कविता है। यह एक मेढक और एक बुलबुल की कहानी है। इस कविता में बताया गया है कि कैसे एक मेढक कैसे कमाने के लिए बुलबुल का शोषण करता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे मेढक द्वारा किया गया खराब प्रशिक्षण बुलबुल की मौत का कारण बनता है। तो की पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, कनिष्क किस वंश का महान राजा था? आपको बताना है। कनिष्क जो है किस वंश का महान राजा था, आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है बर्क जेई, ऑप्शन नंबर 2 है असफ जाही, ऑप्शन नंबर 3 है कुषाण, ऑप्शन नंबर 4 है चालुक्य। तो इसका आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन नंबर 3। जिन्होंने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कुषाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स है आपका कुषाण वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी, तीसरी शताब्दी ईस्वी। ठीक है, कुजुला कंडफिसेस भारत में कुषाण वंश की नींव रखने वाले पहले यूझी प्रमुख थे। दूसरे राजा वो वेमा, ठीक है, कडफिसेंस थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क थे 78वीं ईस्वी 101 ईस्वी। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 78 ईस्वी में शक युग की शुरुआत की। तो ये आपको याद रखना है की पॉइंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है वाराणसी, ऑप्शन नंबर 2 है शिमला, ऑप्शन नंबर 3 कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4 मदुरै। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन से आपको राइट आंसर देना है इसका। तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कश्मीर। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 कश्मीर आंसर दिया बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पर यानी की पॉइंट्स पर। मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में जान लेते हैं। 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित कश्मीर में स्थित ललितादित्य ने मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया, जो करकोटा राजवंश का तीसरा शासक था। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस्लामी शासक सिकंदर बटशिकन ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर 3 है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर 4 है बालाथल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा धोलावीरा। जिन्होंने भी आंसर दिया वो धोलावीरा बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं की पॉइंट्स की कोई की पॉइंट्स है धोलावीरा के बारे में जान लेते को जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। धोलावीरा और रंपा मंदिर सांस्कृतिक श्रेणी के तहत सूची में न्यूनतम जोड़े थे। ठीक है,
जोड़ थे। ठीक है, धोलावीरा 2014 के से यूनेस्को की अस्थायी सूची में था। सेकंड नंबर पॉइंट है, भारत में अब कुल मिलाकर 40 विश्व विरासत संपत्तियां हैं। इनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित संपत्ति शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 है द्रास घाटी, ऑप्शन नंबर 2 है थेकड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है अनामुड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है मैसीन राम। तो इसका राइट आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन नंबर 4 मैसीन राम। जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलेंगे हम की पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि मैसीन राम में किस तरीके से आपका बताएगा। तो मैसीन राम मेघालय में आपको याद रखना है। पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मावसीन राम। ठीक है, जो भी है ये औसत जहाँ बारिश होता है 10,000 मिलीमीटर बारिश होती है, हमें याद रखना है। पॉइंट देखने को मिल रहा है मावसीन राम में एक और औसत वन है लगभग राम 10,000 मिलीमीटर बारिश होती है। मानव में स्थित है या पहाड़ियों के बारे में बताया तो मेघालय के पूर्वी खासी हिल से पहाड़ी जिले में स्थित है या पहाड़ियों से आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सहारा रेगिस्तानी मिल्की में से किस देश महाद्वीप में कहाँ स्थित है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अमेरिका में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 है चीन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी अफ्रीका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका। जिन्होंने भी आंसर दिया उत्तरी अफ्रीका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट देखें तो आपका सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये याद रखना है। इसका कुल वर्ग क्षेत्रफल लगभग 33,20,000 वर्ग मील है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 10% भाग को घेरता है। इसकी सीमाओं में उत्तर में भूमध्य सागर, इसके पश्चिम में अंटार्कटिक आपका महासागर और इसके पूर्व में लाल सागर मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहमनी राज्य किसके शासन में सबसे शक्तिशाली था? आपको बताना 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन नंबर 2 है फिरोज शाह बहमन, ऑप्शन नंबर 3 है अहमद शाह, ऑप्शन नंबर 4 है महमूद गबन। आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका आंसर भी आपका चौथा ही है। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महमूद गबन। तो चलिए महमूद गबन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए की पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। अलाउद्दीन बहम साहब के बारे में जान जाते हैं। तो इसके बारे में जाना तो बहमानी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। उन्होंने हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है था। इनके बाद उनके पुत्र महमूद शाह प्रथम उत्तराधिकारी बने हैं थे। तो ये आपके की पॉइंट भी याद रखना है साथ साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में वनों का अधिकतम क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 है केरल, ऑप्शन नंबर 2 है असम, ऑप्शन नंबर 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 है मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर दें तो इसका राइट आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर 4। जिन्होंने भी आंसर दिया है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो की पॉइंट्स की बात करें तो क्षेत्रफल के लिहाज से मध्य प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम वन क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, याद रखना है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019, ISFR फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI का एक द्विवार्षिक प्रशासन है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। आपको याद रखना है पॉइंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कौशल टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन नंबर 1 है स्पिन, ऑप्शन नंबर 2 है गुल्ली, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रिप, ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रोक। तो हमें आंसर मिल चुका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गुल्ली। जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए कीबोर्ड की ओर चलते हैं। तो यहाँ ग्रिप के बारे में कुछ जान लेते हैं, स्पिन के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ग्रिप के बारे में तो टेबल टेनिस में ग्रिप रॉकेट है और रॉकेट जो भी बोलते हैं को पकड़ने का तरीका होता है। बल्ला पकड़ने के लिए 3 अलग अलग शैलियाँ हैं, वे पेन होल्ड शेक हेड और सेमलर है। ठीक है, स्पिन के बारे में तो इस खेल से जुड़े अलग अलग स्पिन हैं, वे बैक स्पिन, टॉप स्पिन, साइड स्पिन, कॉर्क स्पिन, ये सब ऑप्शंस देखे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन किस नाम से शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है नागरिक क्रांति, ऑप्शन नंबर 2 हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर 3 श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर 4 है रक्तहीन क्रांति।
तो हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रक्तहीन क्रांति। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ की पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भूदान आंदोलन देख लेते हैं। तो भूदान आंदोलन यह भारत के में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1951 में भारत के पोचपल्ली गांव में आचार्य विनोबा भावे द्वारा की गई थी। इसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। हरित क्रांति के बारे में जाना जाता है। हरित क्रांति को कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की स्थापना MS स्वामीनाथन ने की थी। याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो देखा जाए क्वेश्चन है आपके पास ये। तो क्वेश्चन देखा था तो सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम यानी इसका देखा जाए तो GAAR का आपका प्रस्ताव पहली बार पेश किया गया था। आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। प्रत्यक्ष कर संहिता 2010 में, ऑप्शन नंबर 2 है GST संशोधन में, ऑप्शन नंबर 3 है FFSLPC, ऑप्शन नंबर 4 है FSDC अनुशंसा। तो हमें यहाँ आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष कर संहिता 2010 में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन उसका देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं किस तरीके से है। फर्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक 2010। तो पॉइंट है आपका GAAR के लिए पहली बार प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक 2010 में पेश किया गया था। आपको याद रखना सामान्य कर परिवर्जन, ठीक है, रोधी नियम। ये आपका पॉइंट 1 है आपका। यह एक चोरी को रोकने और कर लीक से बचने के लिए पेश किया गया एक कर विरोधी कानून है। अब पॉइंट देखें 2 तो यह लिखा हुआ है कि यह बिल आयकर अधिनियम 1961 और संपत्ति कर अधिनियम 1957 की जगह लेता है। संपत्ति कर छूट की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी और साथ साथ क्वेश्चन भी। तो ये आपका जो भी 20 क्वेश्चन है आपको रट लेना है। और कैसा लगा वीडियो, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा, सारे का सारे आपको मज़ा आया होगा। क्वेश्चंस आपको आंसर भी कैंडिडेट दिए होंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने दोस्तों का कितना आपका सही गया और कितने गलत गए, ठीक है। तो ये सारे आपको रट लेना है क्वेश्चंस, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।